हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है सुशांत और आप देख रहे हैं बिटकॉइन इंडिया। और आज हम बात करने वाले हैं बिटकॉइन का वाइट पेपर जो है उसके बारे में आज डिटेल में बात करने वाले हैं। और इसमें से मैंने ऑलरेडी जो टॉपिक्स है वो मैंने बनाए हुए हैं, उसके ऊपर वीडियो आप देख सकते हो। ब्लॉकचेन पार्ट नंबर 1, 2, 3 एंड ब्लॉकचेन पार्ट नंबर 4, टोटल 4 सीरीज़ में इसमें से कुछ वाइट पेपर में से जो टॉपिक्स है वो मैंने ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। और इसमें अभी हमें जानने की ज़रूरत है इन डिटेल कि कैसे ये वाइट पेपर पब्लिश किया गया है और क्यों बिटकॉइन एक सिक्योर सिस्टम है फाइनेंशियल सिस्टम के लिए, आने वाले फ्यूचर के लिए। तो ये सारी कैलकुलेशंस यहाँ पे बिटकॉइन की प्राइवेसी के बारे में, इंसेंटिव के बारे में, नेटवर्क के बारे में, प्रूफ ऑफ वर्क के बारे में एंड ट्रांजेक्शन्स के बारे में सारा एक्सप्लेन किया हुआ है। तो हम इसके बारे में स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। तो आपको ये इन डिटेल जानने के लिए मेरे ख्याल से बिटकॉइन पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4 बिटकॉइन के ब्लॉकचेन के बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया, वो आप जाके देख लो। क्योंकि वो आप देखेंगे तो मेरे ख्याल से आप इन डिटेल समझ पाएंगे, क्योंकि आपको एक आइडिया भी आ जाएगा एक्चुअल में ये वाइट पेपर एक्चुअली कैसे काम करता है। सो लेट्स स्टार्ट। हम पहले वाइट पेपर का इंट्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं। तो वाइट पेपर जो पब्लिश किया था वो संतोशी नाकामोटो ने किया था। एंड वाइट पेपर का एक उद्देश्य था पब्लिश करने का, एक नया फाइनेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कैश सिस्टम जो जिसको उन्होंने कहा कि बिटकॉइन नाम दे दिया। एक्चुअली ये ब्लॉकचेन पे बेस है, ब्लॉकचेन पे काम करता है। ब्लॉकचेन ही क्यों चुना उसके बारे में आगे हम स्टेप बाय स्टेप जानेंगे तो आपको समझ आएगा कि उन्होंने ब्लॉकचेन ही क्यों चुना इसको, प्रोग्राम को, सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए। सो बिटकॉइन का मतलब है एक पीयर टू पीयर इलेक्ट्रॉनिक कैश सिस्टम। उस समय 2009 और 10 में एक्चुअली फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया था। और उससे पहले इमेजिन कीजिए कितना हार्ड था पैसे ट्रांसफ़र करना। लेट्स से कि आप इंटरनेशनल में, मतलब आप अपने कंट्री में पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं ईजी आई मीन ईजीली, लाइक बैंक टू बैंक। बट आपको इंटरनेशनल पैसे ट्रांसफ़र करना है तो आई थिंक बहुत टाइम लगता था पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए, क्योंकि उस समय वेटिंग पीरियड ज़्यादा था, ट्रांजैक्शन फ़ीस ज़्यादा थी और फाइनेंशियल क्राइसिस होने की वजह से कोई ट्रस्ट नहीं कर रहा था बैंक के ऊपर, थर्ड पार्टी के ऊपर पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए। सो उस समय एक्चुअली ऐसा सिस्टम संतोशी नाकामोटो ने ऑलरेडी सोचा हुआ था कि कैसे ये बिल्डअप किया जाए। उसका प्लान रेडी था, तो उन्होंने उस समय काम किया था इसके ऊपर और सिस्टम रेडी हो गया था 2009 में। तो संतोशी नाकामोटो एक बहुत ही सोच समझ के ये सिस्टम बनाया था उन्होंने, और बहुत ही समझदार इंसान थे। वो पॉलिटिक्स को, इकोनॉमिक्स को, कंट्री कैसे काम करती है, इंटरनेशनल बिजनेस कैसे काम करते हैं, पेमेंट कैसे काम करता है, बैंकिंग सिस्टम कैसे काम करता है, वेरिफिकेशन कैसे होते हैं, वो सारे एक्चुअली उन्होंने उसकी स्टडी की हुई थी और सारी नॉलेज था उनको उनको बैंकिंग सिस्टम के बारे में। जैसे कि यहाँ पे मैं बात करूँ बैंकिंग सिस्टम कैसे काम करता है। जैसे कि आपका अकाउंट है बैंक में, तो आपका अकाउंट है तो आप किसी और को पैसे ट्रांसफ़र करते हो, तो एक बैंक से दूसरे बैंक को आप पैसे ट्रांसफ़र करते हो। तो आपको बैंक पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए आप थर्ड पार्टी का इस्तेमाल भी कर सकते हो, बैंकिंग एप्लीकेशन से ट्रांसफ़र कर सकते हो। अभी तो पेटीएम, यूपीआई आ गया है, तो अभी तो बहुत ईजी हो गया है पैसे ट्रांसफ़र करना। बट काफ़ी सिक्योर सिस्टम नहीं है, क्योंकि बैंक को आपके पास, लेट्स से कि आपके पास क्रेडिट कार्ड है, वीज़ा, डेबिट कार्ड, राइट? तो बैंक के अकाउंट को कनेक्ट होता है। तो आपने देखा होगा कितने फ्रॉड हो रहे हैं क्रेडिट डेबिट कार्ड के ऊपर। लेट्स से कि आपको कोई मैसेज आता है कि आपने इतनी राशि जीती हुई है, इतने अमाउंट आपके अकाउंट में क्रेडिट हो गया है। अब कुछ सबको मैसेज आते हैं, इनफैक्ट मुझे भी ये काफ़ी सालों से मैसेज आ रहे हैं, बट हम क्या करते हैं, उसको इग्नोर कर देते हैं। सो लेट्स से कि कोई उसके बारे में अवेयरनेस नहीं है किसी को, और उसने क्लिक किया, तो क्लिक करने के बाद कुछ डिटेल्स उसने फिल किए और आपके अकाउंट, उसके बाद कोई ट्रांजेक्शन होता है, आपका अकाउंट खाली हो जाता है। तो ऐसे फ्रॉड बहुत हो रहे हैं। देन हम बात करते, कॉल्स भी आते हैं, राइट? मैं एक कंपनी से बोल रहा हूँ, मैं बैंक से बोल रहा हूँ, आपका डेबिट कार्ड नंबर चाहिए, आपका कार्ड एक्टिवेट करना है, ये प्रॉब्लम हो गया है, कुछ भी रीज़न से आपको कॉल करेंगे और आपके फ़ंड यहाँ से चोरी करे किए जाएंगे। और यहाँ पे बैंकिंग सिस्टम में एक मुद्दा और एक है कि आप एक नंबर ऑफ फंड्स ही ट्रांसफर कर सकते हैं, इतने लिमिट तक ही ट्रांसफर कर सकते हैं, उस लिमिट से एक्सीड में बैंक अलाउ नहीं करती फॉर ट्रांसफ़र करना। जैसे कि फॉर एग्जांपल इंटरनेशनल ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो इंडिया से एक पर्सन को 25 लाख से ट्रांसफ़र किया जा सकता है, या वो ट्रांसफ़र करता है बाहर से। या तो ये भी बहुत ही लाइक उसमें ऊपर लिमिट है, लाइक फ्री टू यूज़ नहीं है सबके लिए। तो एक लिमिट लगा है उसके ऊपर। ट्रांजेक्शन फ़ीस भी अलग वेरी करती है अलग अलग
टाइप के ऊपर नेटवर्क जाम है, ट्रैफिक ज़्यादा है तो ट्रांजेक्शन फ़ी बढ़ जाती है। बट यूजुअली बैंक बहुत चार्ज करती है आपको ट्रांजेक्शन करने के लिए। तो यही सारे रीज़न्स थे। संतोशी नाकामोटो ने जब ये चीज़ें देखी ब्लॉकचेन बनाते हुए या बिटकॉइन सॉफ्टवेयर बनाते हुए, तो उन्होंने बहुत समझ के सोच समझ के ये चीज़ें अपने पॉइंट ऑफ व्यू में रखी हुई थी और फिर उसके बाद ये सॉफ्टवेयर बनाया था उन्होंने। तो यही इंट्रोडक्शन पार्ट में ही एक्सप्लेन किया है स्टार्टिंग में कि क्रिप्टोग्राफी का यूज़ करके उन्होंने कैसे यहाँ पे क्रिप्टोग्राफिक प्रूफ उसको बोलते हैं, ब्लॉकचेन को एक्चुअली बनाया था बिटकॉइन के, एंड बिटकॉइन को भी, उस सॉफ्टवेयर को भी बनाया था क्रिप्टोग्राफी का यूज़ करके। तो इसमें सीपीयू का पावर यूज़ किया जाता है, जैसे कि मैंने लास्ट पार्ट नंबर 4 में एक्सप्लेन किया था कि माइनिंग कैसे होता है, तो उसमें सीपीयू का पावर यूज़ किया जाता है माइनिंग के लिए। तो उसमें भी नोड्स आते हैं, जैसे यहाँ पे एक्सप्लेन किया है नोड्स आते हैं। तो ये एक्चुअली समरी है, ठीक है। ये इंट्रोडक्शन हो गया, जैसे मैंने आपको बोला कि क्यों ये सॉफ्टवेयर बनाया गया, क्या ऐसी चीज़ें थे। तो जैसे कि आपको बताया मैंने 2009 और 10 में फाइनेंशियल क्राइसिस आने की वजह से ये सॉफ्टवेयर बनाया गया था, तो ईज़ी टू ट्रांसफ़र हो सके, ऐसा सिस्टम हो सके कि जो काफ़ी सिक्योर हो। और आज तक 2024 लगभग 16 ईयर्स हो गए, 2025 शुरू हो गया अभी, तो 16 साल में ऐसा कोई पॉइंट नहीं है कि बिटकॉइन को हैक किया जा सके, या कोई ऐसा किसी ने बग नहीं निकाला या पॉइंट नहीं निकाला कि बिटकॉइन, हाँ, इधर कमज़ोरी है बिटकॉइन की, या ऐसे बिटकॉइन को इधर से हैक किया जा सकता है, बिटकॉइन का नेटवर्क कोलैप्स किया जा सकता है। तो इतना सिक्योर नेटवर्क आज तक है, सबसे सिक्योर नेटवर्क, सबसे सिक्योर सॉफ्टवेयर आज तक का ये माना जाता है। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रांजैक्शंस के ऊपर, ट्रांजैक्शंस कैसे होते हैं। जैसे कि आप पार्ट 3 देखेंगे बिटकॉइन ब्लॉकचेन, तो वहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया है कि प्राइवेट कीज़ कैसे बनती है, पब्लिक कीज़ कैसे बनती है, वॉलेट कैसे बनता है, उसका एड्रेस कैसे बनता है, एंड इनके काम क्या होते हैं, सारी चीज़ें मैंने उसमें एक्सप्लेन की हुई है। जैसे कि पार्ट 2 में आपको एक्सप्लेन किया है हैश क्या होता है और हैश कैसे बनता है, ब्लॉक का हेड में क्या इंफॉर्मेशन होती है, डाटा में क्या इंफॉर्मेशन होती है, पार्ट 2 में एक्सप्लेन किया हुआ है। ओके, सो इसमें थोड़ा मैं इन शॉर्ट समझा दूँ। आपको डिटेल में जानना है तो पार्ट 2 और पार्ट 3 आप देख सकते हो बिटकॉइन ब्लॉकचेन, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूँगा। सो यहाँ पे आप हैश का मतलब होता है कोई भी डाटा को एक नंबर में कन्वर्ट कर देना। जैसे लेट्स से ये डाटा है, सो ये डाटा काफ़ी पेस ले रहा है, राइट, लिखने के लिए, या इस पेज में भी देखिए काफ़ी पेस ले रहा है, तो इसको क्या करेंगे, एक रैंडम नंबर में कन्वर्ट कर देंगे। इसके लिए एल्गोरिदम का यूज़ किया जाता है। जैसे कि बिटकॉइन ब्लॉकचेन में एल्गोरिदम का यूज़ किया जाता है, SHA-256 एल्गोरिदम, जो बड़े डाटा को एक रैंडम नंबर में, छोटे से नंबर में कन्वर्ट कर देता है, तो इसको हैश बोलते हैं। ओके, एंड इसको हैशिंग प्रोसेस भी बोलते हैं। सो ये प्राइवेट की है ओनर नंबर 1 की, ये पब्लिक की है ओनर नंबर 1 की, और ये बिटकॉइन का वॉलेट है। और हैश यहाँ पे डिनोट मतलब यहाँ पे रिमार्क करता है बिटकॉइन को, क्योंकि हर एक बिटकॉइन का एक पर्टिकुलर नंबर होता है, पर्टिकुलर हैश होता है। एंड बिटकॉइन के लैंग्वेज में, ब्लॉकचेन की लैंग्वेज में उसको हैश बोला जाता है, एक यूनिक नंबर को। सो ये ब्लॉकचेन का हैश है जिसको बिटकॉइन बोलते हैं। यहाँ पे सेकंड बिटकॉइन है या थर्ड बिटकॉइन है। तो ये बिटकॉइन ट्रांसफ़र कैसे किया जाता है, सो ये प्राइवेट की होगी फर्स्ट ओनर की, ये पब्लिक की हुई फर्स्ट ओनर की। तो प्राइवेट की सिग्नेचर के लिए यूज़ की जाती है, यहाँ पे देखिए सिग्नेचर्स के लिए, और प्राइवेट की से पब्लिक की बनती है। ओके, और पब्लिक की वेरीफाई होती है, क्योंकि ये प्राइवेट की से बनी है, क्या पहले प्राइवेट की डालनी पड़ती है, फिर पब्लिक की वेरीफाई होगी ब्लॉकचेन में, फिर ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट होगा और ये सेकंड जो ओनर है ये इसके वॉलेट में पहुंच जाएगा। बट ट्रांजैक्शन किसने पहुंचाया, पब्लिक की ने पहुंचाया, क्योंकि वो ट्रांसफ़र करने का काम करती है फ्रॉम वन प्राइवेट की टू अनदर प्राइवेट की, मतलब एक प्राइवेट की से अनदर प्राइवेट की। और प्राइवेट की वॉलेट में स्टोर होती है, और प्राइवेट की वॉलेट में स्टोर होने की वजह से बिटकॉइन प्राइवेट की से अटैच होते हैं। सो यही यहाँ पे एक्सप्लेन किया है ट्रांजैक्शन में। इन शॉर्ट मैंने आपको बता दिया, जैसे कि यहाँ से ट्रांसफ़र किया है सेकंड को, और सेकंड ओनर ने यहाँ पे देखिए अपने प्राइवेट की यहाँ पे सिग्नेचर किया प्राइवेट की से, और पब्लिक की वेरीफाई होगी कि ये प्राइवेट की से बनी है। फिर ये जो हैश है बिटकॉइन है यहाँ पे ट्रांसफ़र होया थर्ड वॉलेट में, थर्ड पर्सन के वॉलेट में। तो ये ट्रांजैक्शन में एक्सप्लेन किया गया है। और इसको डबल स्पेंडिंग के लिए भी यूज़ किया जाता है, मतलब डबल स्पेंडिंग अवॉइड करने के लिए यूज़ किया जाता है, क्योंकि बैंक में क्या होता है, कभी कभी डबल स्पेंडिंग हो जाती है एरर आने की वजह से, या कुछ भी प्रॉब्लम होता है। तो यहाँ पे डबल स्पेंडिंग अवॉइड हो सकती है इस ट्रांजैक्शन से। वो कैसे, मैं आगे आगे जो पॉइंट ऑफ व्यू है ब्लॉकचेन, ये वाइट पेपर का जो सारे पॉइंट्स है कवर करेंगे, तो उसमें आपको समझ में आएगा डबल स्पेंडिंग कैसे यहाँ पे रुक सकती है और कैसे सिक्योर सिस्टम में बनाया गया है। डबल स्पेंडिंग का मतलब होता है एक ही बिटकॉइन 2 बार स्पेंड करना, तो वो एक्चुअली फ्रॉड में आता है, तो वो नहीं होता है यहाँ पे। ये सिस्टम ऐसे जनरेट किया है कि डबल स्पेंडिंग
हो ना पाए और जो आपके पैसे गारंटेड पहुँचे वहाँ पे कोई प्रॉब्लम ना आए, तो उसके लिए ये सिस्टम बनाए। तो आगे हम जानेंगे। तो पॉइंट नंबर 3 यहाँ पे है टाइम स्टैम्प सर्वर। इसका मतलब है कि जैसे कि ये ब्लॉक का हेडर है, ठीक है, ये ब्लॉक का हेडर जिसमें कुछ इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे कि यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करूँ ब्लॉक के हेडर में क्या क्या होता है। जैसे कि मैं पार्ट बिटकॉइन ब्लॉकचेन आप पार्ट नंबर 3 देखेंगे तो उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है कि ब्लॉक के हेडर में क्या चीज़ें होती है। पार्ट नंबर 2 भी देखेंगे, उस पर भी मैंने एक्सप्लेन किया है बिटकॉइन की ब्लॉकचेन के ब्लॉक के हेड में क्या क्या इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है। जैसे कि यहाँ पे देखिए ब्लॉक के हेड में प्रीवियस ब्लॉक का हैश अवेलेबल है, मतलब यहाँ पे सेकंड ये ब्लॉक मान के चलिए, तो ये प्रीवियस ब्लॉक का हैश मतलब ये फर्स्ट ब्लॉक का हैश यहाँ पे अवेलेबल होगा। देन नाउंस, नाउंस का मतलब होता है कि ब्लॉक को बनाने के लिए जो कैलकुलेशंस होती है वो ये नाउंस में होती है, इस ब्रैकेट में होती है। तो ये कैलकुलेशंस बनाएगी, एक स्टेबल ब्लॉक बनाएगी। तो पहले से ही ये डिसाइड होता है कि प्रीवियस ब्लॉक का हैश है यहाँ पे यूज़ किया जाएगा, माइकल रूट यहाँ पे यूज़ किया जाएगा। माइकल रूट का मतलब होता है जैसे कि ट्रांजेक्शन्स है, तो यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करूँ, या इस ब्रैकेट में देखिए जैसे कि ट्रांजेक्शन नंबर 0 1 2 3, ओके। सो ये ट्रांजेक्शन्स ऑलरेडी आप लोग करते हो, जैसे हम लोग, जैसे मैं आपको कुछ बिटकॉइन भेजूँ तो ये ट्रांजेक्शन हो जाता है, फिर ट्रांजेक्शन नंबर यहाँ पे क्रिएट होता है। तो ये ट्रांजेक्शन नंबर 1 2 3, तो इसको कन्वर्ट किया जाता है हैश में। जैसे कि मैंने बोला कि हैश मतलब क्या है, एक बड़े डाटा को एक नंबर में कन्वर्ट कर देना। जैसे कि ट्रांजेक्शन नंबर बहुत बड़ा होता है तो उसको छोटे से नंबर में कन्वर्ट कर देना, उसको बोलते हैं हैश। तो हर एक ट्रांजेक्शन का एक हैश होता है, जैसे कि 0 ट्रांजेक्शन है हैश नंबर 0, और हैश नंबर 1 फर्स्ट ट्रांजेक्शन का, हैश नंबर 2 सेकंड का, हैश नंबर 3 थर्ड ट्रांजेक्शन का। सो ये सारे हैशेस से अपने अपने ट्रांजेक्शन को लिंक होते हैं। तो इसका फिर ये इन 4 हैशेस का एक हैश बनाया जाता है। जैसे इस 2 हैशेस का एक हैश बनाया गया, फिर ये 2 हैशेस का एक हैश बनाया गया, और ये 2 हैशेस का फिर एक हैश बनाया जाता है, उसको रूट हैश बोलते हैं, मेन हैश। जो सारा जो ट्री है ऐसे बनता है और उसका मेन हैश बनता है। तो एक एक ब्लॉक में टोटल मैंने लास्ट टाइम आपको बताया 2000 से लेकर 3000 ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड हो सकते हैं एक ब्लॉक में। सो वो डिपेंड करता है कि नेटवर्क के ऊपर, लेट्स से कि नेटवर्क में एनर्जी ज़्यादा है तो या 3000 के आसपास होगा, कम है तो 2000 के आसपास यहाँ पे रिकॉर्ड होगा। सो यहाँ पे टोटल लेट्स से कि 2000 ट्रांजेक्शन यहाँ पे रिकॉर्ड हो गए, तो 2000 ट्रांजेक्शन को हैश में कन्वर्ट किया जाएगा, फिर उसका ट्री बनाया जाएगा और सारे हैशों का फिर एक हैश बनाया जाएगा, उसको बोलते हैं रूट हैश, मतलब माइकल रूट हैश, जो कि ब्लॉक के हेड में प्रेजेंट होता है। ये ऑलरेडी डिसाइड होता है कि 2000 से 3000 ट्रांजेक्शन ऑलरेडी डिसाइड होता है कि एक ब्लॉक में रिकॉर्ड होंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी कोडेड है। एक ब्लॉक का साइज जितना होगा और उसमें कितने ट्रांजेक्शन होंगे वो ऑलरेडी संतोशी नाकामोटो ने कोड करके रखा हुआ है। तो यहाँ पे माइकल रूट भी है, ऐसे ही बनता है, ऑलरेडी डिसाइडेड होता है कि माइकल रूट यहाँ पे बनेगा, क्योंकि डाटा ऑलरेडी रेडी होता है और प्रीवियस हैश भी ऑलरेडी रेडी होता है। तो इन दोनों का इस्तेमाल करके यहाँ पे नाउंस में प्रोसेस होती है ब्लॉक को स्टेबल करने के लिए, ब्लॉक को एक्सेप्ट करने के लिए। सो यहाँ पे ये प्रीवियस हैश का इस्तेमाल किया जाएगा, माइकल रूट का इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि माइकल रूट में सारे 2000 से लेकर 3000 ट्रांजेक्शन का ट्री होता है। एंड प्रीवियस हैश जो पुराना ब्लॉकचेन है ऑलरेडी स्टेबल बना हुआ है उसका हैश है, तो ये ऑलरेडी ये डाटा अवेलेबल है, तो उसका इस्तेमाल करके नॉन्स में प्रोसेस होती है यहाँ पे ब्लॉक को स्टेबल करने की। और ब्लॉक को स्टेबल कैसे किया जाता है, तो जैसे मैंने बोला कि 10 मिनट में एक ब्लॉक बनता है, तो बहुत सारे माइनर्स यहाँ पे लगे होते हैं ब्लॉक बनाने के लिए, किसको ब्लॉक मिलेगा। तो यहाँ पे डिफ़िकल्टी लेवल ब्लॉकचेन में एक नाम का कंसेप्ट है कि डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ जाती है जब बहुत सारे लोग यहाँ पे ज्वाइन होते हैं ब्लॉकचेन में माइन करने के लिए। क्योंकि डिफ़िकल्टी लेवल इसलिए बढ़ती है क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे ज्वाइन होते हैं तो एनर्जी बढ़ जाती है ब्लॉकचेन में। तो एनर्जी बढ़ जाती है तो ब्लॉकचेन में एरर ना आ जाए, सिस्टम डैमेज ना हो जाए, सिस्टम हैक ना हो जाए, क्रैक ना हो जाए। तो इसकी वजह से डिफ़िकल्टी लेवल ब्लॉकचेन बढ़ाता है, तो उसकी वजह से टाइम लगता है डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ने की वजह से ब्लॉक को स्टेबल करने की। सो जिसकी भी मशीन पावरफुल है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ऐसे रेस में, तो वो ये कैलकुलेशंस कर लेती है और नॉन्स में नंबर जनरेट होता है जो कि डिफ़िकल्टी लेवल से कम हो, तो ये ब्लॉक स्टेबल हो जाता है और उस माइनर को रिवॉर्ड मिलता है, उसने ब्लॉक को स्टेबल किया, कैलकुलेशन सॉल्व किया, ब्लॉक बनाया, एंड तो उसकी वजह से इंसेंटिव उसको मिलता है, जो कि मैंने बिटकॉइन ब्लॉकचेन पार्ट नंबर 4 में एक्सप्लेन किया है। रिवॉर्ड सिस्टम सारा उसमें टेबल में मैंने एक्सप्लेन किया कि 2009 से 2140 तक क्या रिवॉर्ड सिस्टम रहेगा, 21 मिलियन जो बिटकॉइन है कैसे माइन होंगे धीरे धीरे। तो सारा एक्सप्लेन किया है, आप वो पार्ट नंबर 4 देख सकते हो इंसेंटिव के लिए जानने के लिए। और ये माइनर्स का कैसे काम करता है, ब्लॉक कैसे बनता है, वो भी इस पर मैंने एक्सप्लेन किया है। तो नाउंस यही होते हैं बेसिकली, इसमें कैलकुलेशंस होता है और यहाँ पे मशीन्स काम करती है, माइनिंग मशीन्स,
नॉन्स को कैलकुलेट करने के लिए, मतलब ब्लॉक का जो हैश है वो कैलकुलेट करने के लिए। फिर ये नॉन्स का एक प्रॉपर नंबर तैयार होता है, फिर ये ब्लॉक बैलेंस हो जाता है और इसके ऊपर फिर एक हैश, ब्लॉक का हैश जो होता है, सारे है मेन जो ये ब्लॉक है उसका एक हैश यहाँ पे रिकॉर्ड किया जाता है। तो ये ब्लॉक का हेडर मतलब वहाँ पे एक मेन हैश यहाँ पे ब्लॉक का लिखा जाता है। तो ये प्रीवियस ब्लॉक का हैश मतलब प्रीवियस ब्लॉक का हैश, माइकल रूट, इतनी सारी ट्रांजेक्शन जो ट्रांजेक्शन ट्री है उसका जो रूट है, एंड जो नॉन से बनाया हुआ एक हैश, तो जो फाइनल नंबर होता है यहाँ पे ब्लॉक का हैश माना जाता है। और नॉन्स में सारे कैलकुलेशन होते हैं कि कैसे ये ब्लॉक का हैश जनरेट किया हुआ, सारे कैलकुलेशन नॉन्स में अवेलेबल होता है। सो ये चीज़ें यहाँ पे एक्चुअली एक्सप्लेन की गई है इसमें, एक मिनट, ओके, इसमें ब्लॉक के हेड में। तो ये सारी चीज़ें होती है ब्लॉक के हेड में। और देन सेकंड जो चीज़ होती है टाइम स्टैम्प सर्वर, जैसे मैंने आपको बताया ब्लॉक के हेड में प्रीवियस ब्लॉक का हैश, नाउन्स, माइकल रूट, एंड एक होता है टाइम, जहाँ पे ये डिनोट किया जाता है कि जो नाउन्स है वो कितने टाइम में बना हुआ है, ओके, एंड जो माइकल रूट है वो कितने टाइम में बना हुआ है, प्रीवियस ब्लॉक का हैश कितने टाइम में, वो टाइम यहाँ पे डिनोट किया जाता है। तो ये टाइम यूज़ किया जाता है यूनिवर्सल टाइम, जैसे कि लंदन का जो टाइम है वो UTC 0 है, तो वो पकड़ा जाता है सेंट्रल टाइम, यूनिवर्सल टाइम यहाँ पे। जैसे कि इंडिया में लेट्स से कि 3 PM यहाँ पे इंडिया में है अभी, तो यूनिवर्सल टाइम मतलब जो लंदन में जो होंगे जो लंदन में जो टाइम होगा वो 9:30 AM होगा, इंडिया में 3 PM। तो इंडिया 5:30 UTC प्लस अहेड है लंदन से। सो यहाँ पे जो लंदन का टाइम कैलकुलेट किया जाता है। सो ये पॉइंट नंबर 3 में एक्सप्लेन किया हुआ है कि ब्लॉक में क्या क्या चीज़ें होती है। तो ये टाइम स्टैम्प भी वहाँ पे यूज़ किया जाता है यूनिवर्सल। नेक्स्ट है प्रूफ ऑफ वर्क। जैसे मैंने आपको बोला कि प्रूफ ऑफ वर्क उस पर काम करता है माइनिंग के ऊपर, मतलब कि काम का प्रूफ, जैसे कि आपकी कोई माइनिंग की मशीन है, यहाँ पे बिटकॉइन माइन के लिए यूज़ की जाती है, तो इंसेंटिव मिलता है प्रूफ ऑफ वर्क की वजह से। आपने काम किया बिटकॉइन ब्लॉक बनाने के लिए, वो मशीन यहाँ पे लगाई है, तो उससे ब्लॉक बनाए, अपने ट्रांजेक्शन वहाँ पे रिकॉर्ड किए। मतलब यहाँ पे मैं आपको अगेन यहाँ पे समझा दूँ तो ये माइकल रूट का जो ट्रांजेक्शन है माइकल रूट बनाने के लिए आपने यूज़ किया गया आपकी मशीन। देन नाउन्स के जो कैलकुलेशंस है वो कराने के लिए आपकी मशीन यूज़ किया। एंड फाइनली ब्लॉक का जो हैश है, ब्लॉक का हेडर, मतलब ब्लॉक को एक्सेप्ट किया, ब्लॉक को स्टेबलाइज किया, ब्लॉक बनाया, तो उसकी वजह से आपको इंसेंटिव मिलता है। तो रिवॉर्ड सिस्टम वहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया। तो यही चीज़ें है प्रूफ ऑफ वर्क में, कैसे ब्लॉक बनता है। आपको उसके लिए पार्ट नंबर 4 ब्लॉकचेन वो देख सकते हो। देन पार्ट नंबर 5 यहाँ पे नेटवर्क, पॉइंट नंबर 5 नेटवर्क। सो यहाँ पे एक्सप्लेन किया है संतोशी नाकामोटो ने कि नेटवर्क यहाँ पे कैसा होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, न्यू ट्रांजेक्शन आर ब्रॉडकास्ट टू ऑल नेटवर्क, ऑल नोड्स। सो नोड्स का मतलब होता है, यहाँ पे 2 प्रकार के नोड्स होते हैं, एक होते हैं लाइट नोड्स, एक होते हैं फुल नोड्स। नोड्स का मतलब होता है जनरली CPUs। सो जिस भी डिवाइस में CPUs है उसको नोड्स बोला जाता है, कि जो नेटवर्क को चलाने में हेल्प करता है। तो यहाँ पे आपका डिवाइस, जैसे कि मोबाइल मान के चलिए, आपके मोबाइल में या कंप्यूटर में CPU है, तो वो आप कनेक्ट करेंगे blockchain.com को, तो यहाँ पे सारे ट्रांजेक्शन आप ब्लॉकचेन में अभी तक 2009 से सिस्टम शुरू हुआ है तब तक देख सकते हो। बट आपका मोबाइल में आप देखना ज़रा मुश्किल है, क्योंकि वहाँ पे 5 GB फ्री पेस होना चाहिए, क्योंकि ब्लॉकचेन सारी डाटा जो डाउनलोड करने के लिए। तो एंड आप कंप्यूटर पे देख सकते हो, क्योंकि वहाँ पे 5 GB फ्री फेस होता है, तो ब्लॉकचेन का और डाटा आप डाउनलोड कर सकते हो नेटवर्क से। एंड यहाँ पे सारी ट्रांजेक्शन आप देख सकते हो। सो फुल नोड्स जो होते हैं, मतलब जिसमें डिवाइस में 5 GB प्लस डाटा फ्री पेस है, जैसे कंप्यूटर्स, जो कि स्ट्रॉन्ग फुल नोड्स माना जाता है, क्योंकि उसमें 5 GB का डाटा होता है, देन प्रोसेसिंग यूनिट होता है, तो उसमें वो कंप्यूटर यूज़ किया जाता है फुल नोड्स के लिए। लाइट नोड जैसे कि मोबाइल्स हो गए, स्मॉल डिवाइसेस, जिसमें छोटा सा प्रोसेसिंग यूनिट, स्मॉल डाटा है और उसमें एक CPUs है, तो उसको लाइट नोड बोला जाता है। तो फुल नोड्स और लाइट नोड्स, ये 2 चीज़ें होती है नेटवर्क में। और जो सारे ट्रांजेक्शन्स है वो सारे नोड्स पे दिखाए जाते हैं, पब्लिकली अवेलेबल है। जैसे कि मैं आपको कोई बिटकॉइन भेजूँ तो वो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होगा ब्लॉकचेन पे, दुनिया ये ट्रांजेक्शन देख सकती है दुनिया भर में। तो इसका फ़ायदा क्या होगा? तो इसका फ़ायदा होगा प्राइवेसी के लिए। तो ये कैसे होगा? तो लेट्स से कि मैं कोई ट्रांजेक्शन करता हूँ दुनिया भर में, सारे माइनर्स है वो उसको एक्सेप्ट करेंगे, वो देख सकते हैं, कोई भी ट्रांजेक्शन देख सकता है। बट वहाँ पे मेरा नाम नहीं होगा, मेरा खाली एड्रेस भी नहीं होगा, मेरा जो वॉलेट का एड्रेस है वो खाली वहाँ पे स्टोर होगा। देन वहाँ पे बिटकॉइन का नंबर तो वहाँ पे स्टोर होगा, सेंडर का नंबर यहाँ पे स्टोर होगा, कितने बिटकॉइन भेजे वो
सो एक्चुअल में ट्रांजेक्शन नंबर वहाँ पे स्टोर होगा, जैसे कि मेरा वॉलेट का एड्रेस एंड देन जिसको मैंने भेजा है उसका वॉलेट का एड्रेस एंड कितने बिटकॉइन भेजे है, वो उसका नंबर वहाँ पे स्टोर होगा एंड एक टाइम उसका वहाँ पे स्टोर होगा। तो ये सारी जो इंफॉर्मेशन है वो सारे वर्ल्ड वाइड कोई भी देख सकता है। सो नेक्स्ट जो चीज़ है यहाँ पे, ईच नोड कलेक्ट न्यू ट्रांजेक्शन इनटू ब्लॉक। यस, सो जो नोड्स है वो काम करते हैं ट्रांजेक्शन्स करने का, जैसे मैंने आपको बताया कि फुल नोड्स और लाइट नोड्स होते हैं। जो नोड्स का काम होता है ट्रांजेक्शन को करने का। सो यहाँ पे 3 चीज़ें आती है। एक होती है माइनिंग मशीन जो प्रूफ ऑफ वर्क के लिए काम करती है, ब्लॉक बनाने के लिए वो यूज़ की जाती है, ट्रांजेक्शन ब्लॉकचेन में रिकॉर्ड करने के लिए यूज़ की जाती है। ओके, जो माइनिंग मशीन जिस पे रिवॉर्ड मिलता है। देन होता है नोड्स। नोड्स काम करते हैं ट्रांजेक्शन्स करने का। सो आपके लेट्स से आपने वॉलेट में कोई ट्रांजेक्शन किया तो एक जगह से दूसरी जगह दूसरे वॉलेट में ट्रांसफ़र करने का काम करते हैं नोड्स। तो ये नोड्स होते हैं सीपीयूज़, और जो माइनिंग मशीन होते हैं वो भी सीपीयूज़ होती है, बट उसके लिए अलग चीज़ें, मतलब लेट्स से कि आपको माइनिंग मशीन्स के लिए आपको एक माइनिंग सॉफ्टवेयर चाहिए, और जो कि आप ब्लॉकचेन को कनेक्ट करते हो माइनिंग सॉफ्टवेयर, बिटकॉइन माइनिंग सॉफ्टवेयर आते हैं। बिटकॉइन ऑर्ज में जाएंगे, बिटकॉइन डॉट ऑर्ज यहाँ पे माइनिंग सॉफ्टवेयर यहाँ पे डालेंगे तो आपको मिल जाएगा माइनिंग सॉफ्टवेयर, जो कि आप बड़े कंप्यूटर्स पे चलाना पड़ता है, उसके लिए बहुत एनर्जी लगती है। तो ये बिटकॉइन कोर जो है वो ये फुल नोड सॉफ्टवेयर है। जैसे कि आपका जो ये कंप्यूटर है आपको फुल नोड के लिए कन्वर्ट करना है तो आपको बिटकॉइन कोर सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा, बट आपके कंप्यूटर पे जैसे मैंने बोला 5 GB स्टोर होना चाहिए, तभी आप डाउनलोड कर सकते हो, और आपका जो कंप्यूटर है वो बिटकॉइन को कनेक्ट कर सकते हो फुल नोड के लिए। तो इसका फ़ायदा ये होगा कि आपका जो डिवाइस है वो आप यूज़ कर सकते हो ट्रांजेक्शन्स के लिए। जैसे मैंने बोला कि फुल नोड जो काम करता है ट्रांजेक्शन्स का काम करता है, तो सिक्योर ट्रांजेक्शन यहाँ पे हो जाए, क्योंकि आपका ही कंप्यूटर है जो ट्रांजेक्शन के लिए आपका हेल्प करेगा। यहाँ पे किसी थर्ड पार्टी की ज़रूरत नहीं है, क्या किसी एप्लीकेशन की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने ऑलरेडी सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया बिटकॉइन कोर, जो कि फुल नोड सॉफ्टवेयर है। सतोशी नाकामोटो ने इसको बनाया था। तो ये यहाँ पे विंडोज़ के लिए चलता है, फिर मैक के लिए चलता है, लिनक्स के लिए चलता है। ओके, बस 5 GB डाटा होना चाहिए। तो इसका फ़ायदा ये होगा कि लेट्स से कि आपको सिक्योरली ट्रांजेक्शन करना है, किसी को पता नहीं है, होना नहीं चाहिए, राइट? आपका आईपी एड्रेस जो है किसी को पता होना नहीं चाहिए। सो आप अपना नोड का इस्तेमाल कर सकते हो अपने कंप्यूटर का। तो रैंडमली जैसे कि आप मोबाइल से ट्रांजेक्शन करते हो तो मोबाइल का जो लाइट नोड में माना जाता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप ट्रस्ट वॉलेट का इस्तेमाल करते हो तो ट्रस्ट वॉलेट का लाइट नोड में आता है, क्योंकि वो मोबाइल में चलता है। कंप्यूटर में आप इसको चला पाओगे, बट ये लाइट नोड में कंसिडर किया जाता है, क्योंकि इसका जो साइज़ है बहुत ही छोटा है, क्योंकि ये मोबाइल और कंप्यूटर दोनों के लिए बना है, और साइज़ छोटा होने की वजह से ये सारा ब्लॉकचेन का डाटा यहाँ पे डाउनलोड नहीं कर पाता है। तो ये क्या डाउनलोड करता है, सिर्फ यहाँ पे माइकल रूट है ना, वो यहाँ पे डाउनलोड करता है, मतलब ब्लॉकचेन का हेड। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया था ब्लॉकचेन के हेड में क्या क्या चीज़ें होती है। जैसे कि प्रीवियस ब्लॉक का हैश, माइकल रूट एंड नाउन्स एंड ब्लॉकचेन का हेड, यही चीज़ें डाउनलोड करता है। जो डाटा है ट्रांजेक्शन्स का वो चीज़ें डाउनलोड नहीं करता। सो बस यही चीज़ें डाउनलोड करता है। सो इसकी वजह से वो ट्रांजेक्शन आपको वेरीफाई करता है, ट्रांजेक्शन करने में हेल्प करता है, क्योंकि माइकल रूट जो है वो सारे ट्रांजेक्शन को कनेक्ट होता है। ब्लॉकचेन का जो जैसे मैंने यहाँ पे बताया ब्लॉक का हेड है, उसमें हैश होता है। तो जो हैश है उसको वो कनेक्ट होता है प्रीवियस ब्लॉक के हैश। माइकल रूट कनेक्ट होता है सारे ट्रांजेक्शन्स को। सो यहाँ पे प्रीवियस ब्लॉक का हैश यहाँ पे कनेक्ट है। देन यहाँ पे प्रीवियस ब्लॉक जो है फिर यहाँ पे लेट्स से यहाँ पे इस ब्लॉक में ट्रांजेक्शन नहीं मिला तो इस प्रीवियस ब्लॉक कनेक्ट होता है, फिर यहाँ पे सारे ब्लॉक दूसरे को कनेक्ट होते हैं। सो यहाँ पे ट्रांजेक्शन ढूंढते हैं, ट्रस्ट वॉलेट यहाँ पे ट्रांजेक्शन ढूंढता है कि आपका ट्रांजेक्शन कौन से ब्लॉक में एक्चुअली रिकॉर्ड किया गया है। तो फिर आपको वहाँ पे दिखाता है इस ब्लॉक में आपका ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किया है, आपका ट्रांजेक्शन कंफर्म है। फिर कंफर्मेशन 1 2 3 4 6 लिख सकते हो, उसके आगे कितने ब्लॉक बने हुए हैं उसके हिसाब से कंफर्मेशन आपको मिलता है। तो ये भी एक है एक सिक्योर सिस्टम, बट ये डिपेंड होता है एक्चुअली फुल नोड्स के ऊपर। मतलब ये ट्रस्ट वॉलेट है वो कनेक्ट होते हैं कंप्यूटर से, मतलब ये मोबाइल से आप चलाओगे तो फाइनली वो किसी के पास जिसने कंप्यूटर लगाया है फुल नोड्स को तो उससे ही कनेक्ट होता है, क्योंकि यहाँ पे ये ट्रस्ट वॉलेट उनसे ही डाटा लेके काम करवाता है। सो बेटर वे है कि बिटकॉइन कोर आप डाउनलोड कीजिए, उसमें वॉलेट होता है बिटकॉइन कोर का वॉलेट, और आपका ये फुल नोड सिस्टम चलेगा
काफ़ी सिक्योर चलेगा। किसी को पता भी नहीं चलेगा आप यहाँ से ट्रांजेक्शन कर रहे हो, क्योंकि ये डायरेक्ट आप नेटवर्क में ट्रांजेक्शन करोगे, आपकी जो इन्फॉर्मेशन है डायरेक्ट नेटवर्क पे चली जाएगी। तो यहाँ पे फ़ायदा ये होगा कि ट्रांजेक्शन फ़ीस है बहुत कम लगती है, आप बिटकॉइन कोर से बिटकॉइन वॉलेट से करते हो, क्योंकि फुल नोड आप इस्तेमाल कर रहे हो तो इसकी वजह से ट्रांजेक्शन फ़ीस है बहुत कम लगती है। क्योंकि ये थर्ड पार्टी लाइट नोड है, ट्रस्ट वॉलेट, जो ट्रस्ट वॉलेट है वो कंपनी है, वो भी यहाँ पे ट्रांजेक्शन फीस लगाती है, देन फुल नोड की ट्रांजेक्शन फीस लगती है, तो 2 ट्रांजेक्शन फी लगती है आपको। इसकी वजह से यहाँ पे चार्जेस ज़्यादा है, एंड चार्जेस ज़्यादा होने की वजह से एंड सिक्योरिटी भी इतनी नहीं है। लेट्स से कि ये फुल नोड ऐसे फुल नोड को रैंडमली कनेक्ट हो गया, जो कि आप कोई अटैकर है, हैकर है, तो प्रॉब्लम हो सकता है, आपका ट्रांजेक्शन ब्लॉक हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम आ सकते हैं। तो इससे बड़े बड़े ट्रांजेक्शन मत कीजिए। आपको ट्रांजेक्शन करना है बड़े बड़े अमाउंट का तो ब्लॉकचेन कोर जो कि संतोषी ने बना हुआ है, और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं फुल नोड्स के, वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं रिकमेंड करूँगा बिटकॉइन कोर आप इस्तेमाल करें। आपके पास 5 GB फ्री डाटा होना चाहिए बस, और ब्लॉकचेन को जाके ये पहले डाउनलोड कीजिए, फिर ब्लॉकचेन को कनेक्ट कीजिए, फिर ये डाटा डाउनलोड करेगा, फिर आप रेडी टू यूज़ है। आप अपना वॉलेट सेटअप कीजिए एंड आप यूज़ कर सकते हैं फ्रीली। इसका फ़ायदा होगा कि प्राइवेसी रहेगी, आपका IP एड्रेस कहीं लीक नहीं होगा, आप डायरेक्ट डाटा से नेटवर्क पे लॉन्च कर पाओगे, एंड इसकी वजह से आपकी जो गोपनीयता है, मतलब एनोनिमस ट्रांजैक्शन होते रहेंगे। इसके लिए आप यूज़ कर सकते हो कि अलग-अलग पब्लिक एड्रेस, जैसे कि आप एड्रेस चेंज कर सकते हो। इसमें हर एक वॉलेट में ऑप्शन आता है कि जनरेट न्यू एड्रेस, हर बार नए एड्रेस से पेमेंट कीजिए। इसका फ़ायदा ये रहेगा कि कोई आपको ट्रैक नहीं कर पाएगा, क्योंकि पेमेंट कहाँ से आया है, तो हर बार नया एड्रेस से आ रहा है, तो कोई आपको IP एड्रेस आपका ढूँढ नहीं पाएगा कि कहाँ से पेमेंट आ रहा है एक्चुअली में, एंड आपका पता भी नहीं ढूँढ पाएगा। इससे लेट्स से कि IP एड्रेस किसी को पता चल जाता है, पर आपकी पहचान पता नहीं चल पाती है। तो बैंक में ये होता है कि आपका बैंक के पास सारा डाटा है, ओके, बैंक से IP एड्रेस निकालना आपके घर का वो पॉसिबल है, क्योंकि आपने पता दिया है उनको, राइट? बट आपका पता चेंज हो गया, बैंक ने अपने आप बताया नहीं, आपका पता चेंज हो गया, तो बैंक को IP एड्रेस निकालना बैंक का बहुत मुश्किल है, क्योंकि बैंक के सर्वर से आप करते हो। तो बट बैंक पे वहाँ सारी डिटेल्स होती है, किसने किया है, क्या किया है, क्योंकि आपके आपके वहाँ पे आइडेंटिटी सेव होती है, बट यहाँ पे आपकी आइडेंटिटी सेव नहीं होती है। इसकी वजह से यहाँ पे KYC नहीं लगती है, तो आप सिनोनिमस ट्रांजैक्शन होते हैं। बट यहाँ पे IP एड्रेस ट्रैक किए जा सकते हैं, बट आप डिफरेंट वॉलेट मतलब वॉलेट का एड्रेस यूज़ कीजिए, क्योंकि संतोषी नाकामोटो ने यही सजेस्ट किया है कि आप यहाँ पे डिफरेंट वॉलेट का एड्रेस यूज़ करते हैं, मतलब हर बार ट्रांजैक्शन के लिए नया एड्रेस जनरेट करते हैं, तो आप सिक्योर रह सकते हैं इस सिस्टम में, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है फिर उसके बाद। सो यही चीज़ एक्सप्लेन की हुई है। और जब आप ये फुल नोड इस्तेमाल करोगे, तो वो एक आपका सर्वर होगा, खुद का सर्वर में आप डायरेक्ट अपने कंप्यूटर्स को कनेक्ट किया, मतलब आपके कंप्यूटर को यूज़ किया गया नेटवर्क में, तो मतलब आपका खुद का सर्वर हो गया। तो आपको किसी सर्वर को कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं, किसी की ज़रूरत नहीं, आपने इंटरनेट लगाया, डायरेक्ट ट्रांजेक्शन किया, सिक्योरली ट्रांजेक्शन कम फीस में। सो ये आपको रिकमेंड करूँगा कि आप फुल नोड ही इस्तेमाल कीजिए ट्रांजेक्शन के लिए, बेटर सेफ्टी के लिए। देन यहाँ पे पॉइंट नंबर 3, इट्स नोट वर्क फाइंडिंग डिफिकल्टी प्रूफ ऑफ वर्क फॉर इट्स ब्लॉक। सो यही चीज़ है मैंने अभी एक्सप्लेन की, नोट्स वर्क फॉर फाइंडिंग डिफिकल्ट प्रूफ ऑफ वर्क। सो इसका मतलब यही है कि जैसे कि माइनर जो होते हैं वही का काम करते हैं कि ब्लॉक का जो कैलकुलेशन है वो सॉल्व करते हैं, नंबर जनरेट करते हैं, ब्लॉक का हैश, हम ब्लॉक को स्टेबलाइज करते हैं, एंड ब्लॉक रिवॉर्ड उनको मिलता है वही ब्लॉक बनाने का। देन पॉइंट नंबर 5, nodes accept the block only if all transactions in it are valid and not already spent। सो यही चीज़ें मैंने आपको बताया कि डबल स्पेंडिंग यहाँ पे अवॉइड हो जाती है, क्योंकि कैसे कि हर एक ब्लॉक ट्रांजेक्शन का एक पर्टिकुलर नंबर होता है, हर एक बिटकॉइन का हैश होता है। तो लेट्स से कि मेरे पास लेट्स से कि 1 BTC है, लेट्स से यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ इन एंड आउट में। सो कंबाइनिंग एंड स्प्लिटिंग, इसमें यही चीज़ एक्सप्लेन की है। मेरे पास लेट्स से कि 1 BTC है, मैं किसी को 0.6 BTC बेचता हूँ, तो मेरे पास बचेंगे 0.4 BTC। सो 0.6 BTC किसी को बेच दूंगा, तो मेरे पास वो 1 BTC है, उस 1 BTC का एक पर्टिकुलर नंबर होता है, एक हैश होता है, तो उसको मैंने 0.6 BTC भेजा, तो वहाँ पे ट्रांजेक्शन होता है। तब क्या होता है, वो जो 1 BTC है उसका जो नंबर था वो चेंज होके अभी 0.6 BTC मैंने किसी को भेजा, तो वो नंबर अलग, 0.6 BTC का नंबर अलग बन जाता है, और जो कनेक्ट होता है 1 BTC से। तो यहाँ पे ट्रैक किया जाता है कि सारे बिटकॉइन ट्रैक किए जाते हैं कि वो स्प्लिटिंग हो गया बिटकॉइन का, राइट? यहाँ पे स्प्लिटिंग बोलते हैं इसका।
तो यहाँ पे ट्रैक कर सकते हैं कि ये 0.4 BTC या 0.6 BTC आया कहाँ से, कौन से बिटकॉइन को यहाँ पे स्प्लिट किया गया। तो वो हैश से हम हैश की कनेक्टिव होती है एक दूसरे को, यहाँ से हम पता कर सकते हैं। तो कंबाइनिंग के लिए भी वही होता है कि लेट्स से कि मुझे किसी ने 0.3 BTC भेजा, मेरे पास 0.2 BTC है, तो मैं आगे 0.5 BTC भेजूंगा, तो 0.3 और 0.2 BTC उसका हैश मिल के 0.5 BTC का नया हैश बनेगा। जब मैं ट्रांजेक्शन करूंगा तब तक वैसे ही रहेगा मेरे अकाउंट पे अलग अलग हैश में 0.3 और 0.2 रिसीव, टोटल बैलेंस दिखाएगा 0.5, बट अलग अलग हैश में रहेगा। जब मैं ट्रांजेक्शन करूंगा तो उसका एक हैश बनेगा। तो यहाँ पे यही पॉइंट नंबर 9 में एक्सप्लेन किया है कि कैसे कंबाइन करने में और स्प्लिटिंग करने में बिटकॉइन का हैश चेंज होता है और सारे बिटकॉइन कैसे एक दूसरे को लिंक है, मतलब हाँ सारे ट्रांजेक्शन यहाँ पे एक दूसरे को लिंक है, ये कहना चाहते हैं। तो यहाँ पे यही चीज़ बताई है नेटवर्क में पॉइंट नंबर 5 में, नोड्स आर एक्सेप्ट द ब्लॉक ओनली का ऑल ट्रांजेक्शन वैलिड एंड नॉट ऑलरेडी स्पेंड। सो सारे ट्रांजेक्शन ऑलरेडी एक दूसरे को लिंक है, तो यहाँ पे डबल स्पेंडिंग का कोई खतरा नहीं आता है, प्रॉब्लम नहीं आता है। तो यहाँ पे तुरंत पता चल जाता है कि हाँ ये बिटकॉइन जो है उसका हैश जो होता है पर्टिकुलर नंबर, तो डबल स्पेंड नहीं हो पाता है क्योंकि ऑलरेडी खर्चा कर दिया बिटकॉइन, किसी को भेज दिया है। तो यहाँ पे अगेन मैं वही बिटकॉइन किसी को भेज नहीं पाता क्योंकि ऑलरेडी मैं वो बिटकॉइन भेज चुका हूँ। तो यहाँ पे डबल स्पेंडिंग का प्रॉब्लम आता नहीं है। सो पॉइंट नंबर 6 में एक्सप्लेन किया नोट्स आर एक्सप्रेस देयर एक्सपेक्टेंस ऑफ द ब्लॉक बाय वर्किंग ऑन क्रिएटिंग द नेक्स्ट ब्लॉक इन द चेन यूजिंग द हैश ऑफ द एक्सेप्टिंग द ब्लॉक द प्रीवियस हैश। तो यही चीज़ मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन की है कि कैसे नया ब्लॉक बनता है, प्रीवियस ब्लॉक का हैश यूज़ करके माइकल रूट होकर नॉन्स में प्रोसेस चलती है और यहाँ पे ब्लॉक का हैश बनता है और स्टेबलाइज होता है कि माइनर्स को रिवार्ड मिलता है। सो यही चीज़ें पॉइंट नंबर यहाँ पे 6 में एक्सप्लेन की गई है। सो नेक्स्ट है नेटवर्क में, यहाँ पे ये चीज़ एक्सप्लेन की है कि नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम आ जाए, जैसे कि नेटवर्क जो है बिटकॉइन का उसमें कुछ रूल्स है बिटकॉइन ब्लॉकचेन में, जैसे कि जो बड़ी चेन होती है वो मेन चेन है उसकी बात मानी जाती है। सो यहाँ पे कोई लेट्स से कोई अटैक करना चाहता है, कोई बंदा अटैक करना चाहता है, उसने क्या किया, एक अपना जैसे मैंने बोला कि कंप्यूटर उसने नेटवर्क को कनेक्ट किया, कंप्यूटर में उसने सॉफ्टवेयर डाला हो कि नेटवर्क में कुछ और ही काम कर रहा है, मतलब कंप्यूटर में उसने कुछ हैक वायरस डाला जो कि नेटवर्क में कनेक्ट हो गया, तो वो अपनी नई ब्लॉकचेन बना रहा है नेटवर्क में, कि जो पुरानी ब्लॉकचेन है उसको कंटिन्यू कर नहीं कर रहा है, वो नई ब्लॉकचेन बना रहा है और नई ब्लॉकचेन का जो एक्सेस है उसके पास है। तो अब इसमें क्या हो सकता है, ब्लॉकचेन जो है वो ऑलरेडी कोडेड है, उसमें कुछ नियम है वो चेंज नहीं किए सकते, ब्लॉकचेन को चेंज नहीं किया जा सकता, बट वहाँ पे नया ब्लॉकचेन को चेंज नहीं किया सकता बट उसमें नया डाटा ऐड किया जा सकता है, ये आप कर सकते हो। तो वो डाटा ऐड करके उसमें नई ब्लॉकचेन बना रहा है वो, ठीक है। तो उसमें होता क्या है कि नई ब्लॉकचेन जब बनती है तो यहाँ पे डबल स्पेंडिंग का खतरा हो जाता है। लेट्स से कि उसने एक बिटकॉइन उसके पास है, उसने एक बिटकॉइन किसी व्यापारी को भेजा, ठीक है, और वो जो उसका जो ट्रांजेक्शन है उसने अपने फुल नोड से किया, तो वो फुल नोड उसने नई ब्लॉकचेन बनाई है, ठीक है, उसी ब्लॉकचेन बिटकॉइन ब्लॉकचेन के पास में, और वहाँ पे रिकॉर्ड हो गया, ठीक है। वो और उसने और एक ट्रांजेक्शन किया पुरानी ब्लॉकचेन के, जो ऑलरेडी एक ब्लॉकचेन है, तो वहाँ पे जब तक वो ट्रांजेक्शन चल रहा है उसने ऑलरेडी वो ट्रांजेक्शन किया और उसकी ब्लॉकचेन समझो इस ब्लॉक से बड़ी हो गई, जो नई ब्लॉकचेन है उससे बड़ी हो गई, तो वो ट्रांजेक्शन है जो उसने पुरानी ब्लॉकचेन में किया था वो खराब हो जाएगा, नई ब्लॉकचेन की वो ट्रांजेक्शन मान्य हो जाएगा। ये तब होता है जब उसकी ब्लॉकचेन पुराने ब्लॉकचेन से बड़ी होती है, क्योंकि ब्लॉकचेन में नियम ये है कि हमेशा बड़ी ब्लॉकचेन है उसकी बात मानी जाएगी। सो बड़ी ब्लॉकचेन लेट्स से कि उसमें ट्रांजेक्शन स्टोर करना है, क्योंकि ब्लॉकचेन हमेशा यही सोचता है जो भी ट्रांजेक्शन आएगा वो बड़ी ब्लॉकचेन में स्टोर होगा, जो भी ट्रांजेक्शन आएगा बड़ी ब्लॉकचेन में स्टोर होगा, इंसेंटिव मिलेंगे बड़ी ब्लॉकचेन को मिलेंगे, छोटी ब्लॉकचेन में कुछ नहीं मिलेगा। किसी ने छोटी ब्लॉकचेन क्रिएट करना सोचा तो ये पॉसिबल नहीं है अब, क्योंकि बिटकॉइन का जो नेटवर्क है अभी बहुत बड़ा बन गया है। 2009 से 2024 अभी तक बिटकॉइन का नेटवर्क चल रहा है, और किसी ने बीच में चालू किया था छोटे ब्लॉकचेन बनाना बिटकॉइन के ब्लॉकचेन के पास में दूसरी वाली ब्लॉक की चेन, तो वो उसने बनाया 5-6 ब्लॉक बनाया, उसके बाद फेल हो गया, वो ब्लॉकचेन नेटवर्क ने हटा दिया, क्योंकि 6 ब्लॉक के बाद वो एडिशनल ब्लॉक ऐड नहीं हो पाता है, क्योंकि नेटवर्क को उसका पावर चाहिए, उसको पूरे नेटवर्क की 51% पावर चाहिए, तो वो पॉसिबल ही नहीं है इतना एनर्जी और इतना मशीन्स अरबों डॉलर खर्चे करना, यू नो और इस गवर्नमेंट का सपोर्ट, ये सब चीज़ें हो ही नहीं पाती।
तो ये अभी किसी को पॉसिबल ही नहीं है, मतलब हो भी नहीं सकता फ्यूचर में कि 51% ओनरशिप हैकर के पास चला जाए, वो सारा बिटकॉइन नेटवर्क खराब करे, नई ब्लॉकचेन बनाते, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे डबल स्पेंडिंग होती नहीं है, इसकी वजह से डबल स्पेंडिंग का प्रॉब्लम आता नहीं है। क्योंकि लेट से किसी ने ट्राई भी किया तो उसने आपको फंसाया, आपके पैसे लिए और नई ब्लॉकचेन बनाई, वहाँ पे अपने पैसे डालने लगा, तो ऑटोमेटिकली 6 ब्लॉक के बाद बंद हो जाएगी और आपके पैसे आपके पास वापस आ जाएंगे। इतना सिक्योर सिस्टम है, मतलब आपको कोई फंसा भी नहीं सकता। सो ये बेसिकली यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है इसमें नेटवर्क्स में। सो नेक्स्ट है इंसेंटिव्स। आप इसके लिए बिटकॉइन ब्लॉकचेन पॉइंट नंबर 4 देख सकते हो, जहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया है कैसे इंसेंटिव सिस्टम काम करता है, सीपीयू का इस्तेमाल करके कैसे माइनिंग आप करके बिटकॉइन यहाँ पे अर्न कर सकते हो। नेक्स्ट है रिक्लेमिंग द डिस्क। रिक्लेमिंग द डिस्क में यही चीज़ें होती है कि जो ट्रांजेक्शन है वो कन्वर्ट किए जाते हैं हैश में, फिर एक हैश बनाया जाता है सारी ट्रांजेक्शन का, और फिर उसका एक हैश बनाया जाता है रूट है, जिसको माइकल रूट बोलते हैं, वो ब्लॉक के हेड में यहाँ पे कन्वर्ट किया जाता है। सो इसका करने का काम है कि स्पेस बच जाता है, क्योंकि ट्रांजेक्शन नंबर है वो बहुत बड़ा होता है, तो उसको कन्वर्ट करके हैश में कन्वर्ट किया जाता है छोटे नंबर में, तो इसकी वजह से डिस्क में स्पेस बन जाता है। तो यही चीज़ एक्सप्लेन की है। तो यहाँ पे एक 10 मिनट में एक ब्लॉक बनता है, जैसे ब्लॉकचेन में ऑलरेडी कोडेड है कि 10 मिनट में एक ब्लॉक बनेगा। तो साल में कितने एक ब्लॉक में, जैसे मैंने बोला कि 2000 से 3000 ट्रांजेक्शन्स होते हैं, तो उसके लिए कितनी डाटा लगता है, तो 80 बाइट्स का डाटा लगता है उसके लिए। तो साल भर में कितने ब्लॉक्स बनेंगे और कितना डाटा यहाँ पे खर्चा होगा ब्लॉकचेन में, तो साल भर में 4.2 MB पर ईयर, 4.2 to 4.5 MB डाटा खाली ब्लॉकचेन में लगता है एक साल में। सो यही चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लेन की हुई है इसमें रिक्लेमिंग द डिस्क में। तो बहुत ज़्यादा डाटा भी नहीं है, तो ब्लॉकचेन इतना ईजी टू यूज़ है और लॉन्ग टर्म चल सकता है क्योंकि इतना डाटा सेव हो रहा है इसमें। सो नेक्स्ट यहाँ पे सिंप्लीफाई पेमेंट वेरिफिकेशन। पेमेंट वेरिफिकेशन कैसे होता है, जैसे आप यहाँ पे यूज़ करते हो लाइट नोट, जैसे कि ट्रस्ट वॉलेट जो मोबाइल पे चलता है, देन फुल नोट जैसे कि बिटकॉइन कोड जो कंप्यूटर्स पे चलता है, तो यहाँ पे आप यूज़ करते हो दोनों में से कोई, तो ये यही सिस्टम काम करता है। नोट जो है यही काम करते हैं पेमेंट वेरिफिकेशन का। जैसे कि आपने कोई ट्रांजेक्शन किया, आपको ट्रांजेक्शन नंबर मिल गया, तो आप वहाँ पे blockchain.com पे जाके ट्रांजेक्शन डाल सकते हो। तो ये नोट्स है, तो यही काम करते हैं कि पेमेंट वेरिफिकेशन आपको दिखाएंगे कि ये ब्लॉक में ये आपका ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड है, कंफर्म है आपका ट्रांजेक्शन। सो यहाँ से आप ट्रांजेक्शन कंफर्म कर सकते हो। उसके बाद कंफर्मेशन 1 मिलेगा, कंफर्मेशन 2 मिलेगा, कंफर्मेशन 3, 4, 5 एंड 6 कंफर्मेशन, मतलब काफ़ी सिक्योर। आप हमेशा 6 कंफर्मेशन लीजिए। कोई भी वॉलेट आप यूज़ करते हो उसमें कंफर्मेशन में आता है कितनी कंफर्मेशन आपको चाहिए ट्रांजेक्शन, तो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो 6 कंफर्मेशन। तो 6 कंफर्मेशन आपको एक बार मिल गए तो आपका ट्रांजेक्शन सिक्योर है। जनरली आप हायर अमाउंट्स में, जैसे कि $1000 आपको भेजने को 6 कंफर्मेशन लीजिए, मोर देन 100,000 भेजने हैं तो 10-20 कंफर्मेशन आप लीजिए। सो 20 कंफर्मेशन आपके पास आ जाते हैं तो आपका ट्रांजेक्शन सिक्योर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इससे अटैकर से भी बच जाता है, क्योंकि अटैकर की ब्लॉकचेन मैक्सिमम 5 ब्लॉक्स तक ही जाती है, उसके बाद पॉसिबल नहीं है ना। अभी तक इतने ब्लॉक बने हैं तो कैसा कोई अटैकर आ भी नहीं सकता इसके बाद कि बिटकॉइन का नेटवर्क को हिला सके, तो काफ़ी सिक्योर नेटवर्क है। सो कंफर्मेशन का मतलब होता है कि लेट्स से कि आपने पहला कंफर्मेशन आपको मिला कि आपका ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गई, तो सेकंड कंफर्मेशन मतलब उसके आगे दूसरा ब्लॉक बना है, ठीक है, तो ये सेकंड कंफर्मेशन। उसके आगे तीसरा ब्लॉक बन गया, तो कैलकुलेशन सॉल्व हो गई नॉन्स में, हैश बन गया तो तीसरा ब्लॉक बन गया, तो फिर आपको थर्ड कंफर्मेशन, फोर्थ ब्लॉक बन गया तो फोर्थ कंफर्मेशन। तो ऐसे 6 कंफर्मेशन, मतलब आपका जो ट्रांजेक्शन जिस ब्लॉक में रिकॉर्ड है वो फर्स्ट कंफर्मेशन, उसके आगे 5 ब्लॉक बने हैं, तो इसको बोलते हैं 6 कंफर्मेशन। सो इससे नई ब्लॉकचेन बन नहीं पाती है 5 ब्लॉक के आगे, तो 6 कंफर्मेशन सेफ माना जाता है इसकी वजह से। सो 6 कंफर्मेशन आप यहाँ पे लिख सकते हो। सो सिंप्लीफाई पेमेंट वेरिफिकेशन यही होता है। नॉन जो है लाइट नोट्स एंड फुल नोट्स वो पेमेंट वेरिफिकेशन का काम करते हैं, और पेमेंट वेरिफिकेशन में भी पब्लिक की प्राइवेट की भी यूज़ किया जाती है। जैसे कि आपके पास प्राइवेट की है वॉलेट में, तो वो सिग्नेचर इससे होगा, और पे प्राइवेट की जो सॉरी ये पब्लिक की जो है वो प्राइवेट की से बनी है, वो वेरीफाई करते हैं नोट्स, क्योंकि हमेशा जो पब्लिक की होती है वो प्राइवेट की से बनती है। आपके पास एक ही प्राइवेट की होती है, वो कभी चेंज नहीं होती है ज़िंदगी में, बस पब्लिक की और वॉलेट का एड्रेस चेंज होता रहता है जब आपको चेंज करना है। तो मैं यही रिकमेंड करूँगा, और संतोष नाकाबोटो को भी यही रिकमेंड करते हैं कि हमेशा नया पब्लिक एड्रेस, हमेशा नया वॉलेट एड्रेस यूज़ कीजिए आप ट्रांजेक्शन करते हो तो यहाँ से वेरीफाई हो जाएगा, नोट्स वेरीफाई करेंगे, ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो
ये चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लेन की हुई है। सिंप्लीफाइड पेमेंट वेरिफिकेशन, एसपीवी बोलते हैं उसको। तो यही चीज़ें हैं। देन कंबाइनिंग एंड स्प्लिटिंग वैल्यू मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि बिटकॉइन का एक हैश होता है, उसके बाद उस हैश को स्प्लिट किया, बिटकॉइन को स्प्लिट करोगे तो उसका हैश अब ट्रांजेक्शन करने के बाद नया हैश बनता है स्प्लिटिंग की वजह से एंड कंबाइनिंग की वजह से। तो ये चीज़ें इसमें इन एंड आउट में एक्सप्लेन की हुई है। देन प्राइवेसी को मैंने आपको अभी बताया कि प्रूफ ऑफ वर्क की वजह से प्राइवेसी रहती है, क्योंकि इसकी वजह से क्या होता है कि आप हर बार नया एड्रेस यूज़ करते हो तो केवाईसी भी यहाँ पे यूज़ नहीं होती है, आपका आइडेंटिटी यहाँ पे छुपी रहती है। आप अपना कंप्यूटर का फुल नोड यूज़ करते हो तो प्राइवेसी यहाँ पे बनी रहती है। ऐसा दुनिया का कोई हैकर नहीं जिसको हैक कर सकता है बिटकॉइन को। सो इसकी वजह से प्राइवेसी रहेगी, कोई आपको ट्रैक नहीं कर पाएगा, आप मिलियंस ऑफ डॉलर ट्रांसफ़र कर सकते हो विदाउट नोइंग एनीबॉडी। आप घर में बैठे अकेले हो, सो ये कर सकते हो काम। कैलकुलेशंस में ही एक्सप्लेन किया हुआ है पॉइंट 11 में, कैसे अटैक कर। जैसे मैंने आपको बताया कि दूसरी ब्लॉकचेन बना के, जैसे यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल दे दूँ, ये ओल्ड ब्लॉकचेन जैसे अटैकर ने नई ब्लॉकचेन बनाई तो इसको एक्सेप्ट नहीं करता ब्लॉकचेन। जब 5 ब्लॉक बन जाते हैं उसके बाद ये ब्लॉकचेन डिसअपियर हो जाती है छोटी वाली, और जो ओल्ड वाली ब्लॉकचेन है 2009 से चल रही है वो एक्चुअली कंटिन्यू चलती रहती है। तो ब्लॉकचेन में रूल है, जो बड़ी ब्लॉकचेन है उसकी बात मानी जाती है और वो कंटिन्यू कही जाती है, छोटी ब्लॉकचेन डिसअपियर हो जाती है। तो यही चीज़ है, अटैकर का भी हैक नहीं कर पाएगा ब्लॉकचेन को। लेट्स से कि ये पुरानी ब्लॉकचेन का एक डाटा उसने हैक करने की कोशिश की, तो जो उसको मैंने लास्ट टाइम आपको यहाँ पे बताया कि पुरानी ब्लॉकचेन है, हर एक ब्लॉक में देखिए यहाँ पे ब्लॉक नंबर 2 में प्रीवियस ब्लॉक का हैश इसमें प्रेजेंट होता है। देन प्रीवियस ब्लॉक का हैश यानी माइकल रूट का इस्तेमाल करके इस ब्लॉक का हैश बनाया जाता है, नॉन्स में प्रोसेस होती है। ओके, तो यही चीज़ यहाँ पे हम बात करें तो अटैकर इसको हैक, इस ब्लॉक को हैक करना चाहे तो इसको हैक किया इसने, तो आने वाले सारे ब्लॉक या पुराने ब्लॉक सबका डाटा उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। मतलब इस ब्लॉक को वो चेंज करना चाहता है, इस डाटा को, या डाटा को निकालना चाहता है, इस डाटा को डिलीट करना चाहता है। तो जो पुराने ब्लॉकचेन में डाटा है ना, जितने भी ब्लॉक बने 2009 तक, तो सारे ब्लॉक का डाटा इसको निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए बहुत एनर्जी लगेगी, इक्विपमेंट्स लगेंगे, मशीन्स लगेंगे, पैसे खर्च होंगे। तो ये पॉसिबल नहीं है, इतना एनर्जी नहीं है एक कंट्री के पास ये सब काम करे, ब्लॉकचेन का डाटा निकाले। सो ये चीज़ें इम्पॉसिबल है, क्योंकि सारे ब्लॉक्स एक दूसरे को कनेक्ट होते हैं। इस ब्लॉक का हैश जो प्रीवियस ब्लॉक का हैश इसमें कनेक्ट होता है, इस ब्लॉक का हैश इसमें कनेक्ट होता है। तो सारे ब्लॉक एक दूसरे को कनेक्ट होने की वजह से एक ब्लॉक में आप चेंजेस नहीं कर सकते। आपको चेंजेस करना है तो पूरी ब्लॉकचेन में चेंजेस करना पड़ता है जब आपको कंट्रोलिंग करना है। तो इसमें भी 51% आपको बिटकॉइन नेटवर्क की जो पावर है वो आपको लेनी पड़ती है, वो पॉसिबल नहीं है। सो इसकी वजह से यहाँ पे कैलकुलेशंस में एक्सप्लेन किया हुआ है कैसे अटैकर्स यहाँ पे अटैक कर सकते हैं, ब्लॉकचेन कैसे बचा सकते हैं उसको। सो यही चीज़ है, कंक्लूजन में यही दिखाता है कि बिटकॉइन ब्लॉकचेन जो है और बिटकॉइन सॉफ्टवेयर जो है वन ऑफ द वर्ल्ड बेस्ट लीडिंग सॉफ्टवेयर कैसे बन सकता है, कैसे पेमेंट बेस्ट पेमेंट सिस्टम बन सकता है, ये कंक्लूजन यहाँ से निकलता है। और ये वाइट पेपर यहाँ पे ख़त्म होता है फाइनली। और मैं इसके लिए संतोषी नाकामोटो को थैंक्स कहना चाहूँगा, क्योंकि काफ़ी अच्छा जेन्युइन सिस्टम बनाया है। आज तक इतना डीपली किसी ने सोचा नहीं था, गहराई से किसी ने सोचा नहीं था। और मैं भी इतना सोच नहीं सकता। इकोनॉमिक्स जिन्होंने स्टडी किया हुआ है, बड़े बड़े इकोनॉमिक्स है, उन्होंने भी इतना डीपली किसी ने सोचा कि ऐसा भी सिस्टम बन सकता है। तो 2009 में उन्होंने सोचा था, आज से 14 साल पहले, सॉरी 16 साल पहले। सो आप या थिंक कीजिए, उस समय इतना इंटरनेट का इतना ज़्यादा विकसित भी नहीं होता इंटरनेट, तो उस समय इतना इन्होंने सोच के इन्होंने बनाया हुआ है। सो काफ़ी अच्छा सॉफ्टवेयर है। आप यहाँ पे इन्वेस्ट कीजिए बिटकॉइन में और अपने पैसे सिक्योर कीजिए। जस्ट आपको 24 वर्ड जो है वो स्टोर करके रखने हैं। लास्ट वीडियो मैंने बताया है ट्रेजर सेफ 3 के ऊपर कैसे बिटकॉइन आप हार्डवेयर वॉलेट में स्टोर कर सकते हो सिक्योरली, इंटरनेट से दूर, वाईफाई से दूर, एंड आईपी एड्रेस कोई ट्रैक नहीं कर पाएगा। सुडोनिमस ट्रांजैक्शन एनोनिमस, आप उसमें पैसे रख सकते हो और उसके जो पासवर्ड है आपके दिमाग में आप रख सकते हो। दुनिया का कोई हैकर आपको हैक नहीं कर पाएगा। बैंक को पता नहीं, गवर्नमेंट को पता नहीं आपके पैसे कहाँ है। बस पेन ड्राइव, वो पेन ड्राइव भी गिर जाता है, आपके पास पासवर्ड है, नया पेन ड्राइव खरीदा, अपने पासवर्ड डाला, वो पैसे आपको वहाँ पे दिख जाएंगे ब्लॉकचेन को कनेक्ट करके। और ये काफ़ी अच्छा सिस्टम है। सिस्टम के बारे में आपको समझा दिया, तो बस आपको इन्वेस्ट करना है, आपको डिसाइड करना है। और इसके रिगार्डिंग आपके कोई क्वेश्चंस होंगे, आपको और भी इंफॉर्मेशन चाहिए, कुछ पॉइंट समझ नहीं आए, तो मुझे कमेंट बॉक्स में अप्रोच कीजिए। 1-to-1 सेशन चाहिए तो भी मुझे कमेंट बॉक्स में अप्रोच कीजिए, मुझे बताइए, तो मैं आपको उसके हिसाब से मैं आपका प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे दूँ। सो थैंक यू सो मच। ये था आज के वीडियो में। इसी तरह वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड नोटिफिकेशन आइकॉन को भी दबा दीजिए, क्योंकि आप अप टू डेट रहेंगे बिटकॉइन के न्यूज़ के ऊपर एंड बिटकॉइन के ट्यूटोरियल के लिए। एंड
थैंक यू सो मच एंड सी यू अगेन।